हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक और मॉक टेस्ट जो वो लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका इंग्लिश ग्रामर रहेगा, ठीक है, और हिंदी का ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर और हिंदी का ग्रामर। तो जैसा कि आपकी डिमांड थे कि इंग्लिश के सेशन भी साथ लेके आओ, तो हम इंग्लिश का सेशन आपके लिए वो जो साथ में लेके आ गए, ठीक है। बाकी आपको पता है कि जो मैथ है उसको भी कराएंगे धीरे धीरे, जिसमें कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैथ का जो मतलब प्रैक्टिस सेट है आपके वो बनाने में थोड़ा वक्त लग जाता है, ठीक है, क्वेश्चन को बनाने में। तो मैथ भी आपका बेसिक मैथ जो हम लेके आएंगे आगे आगे जैसा भी पॉसिबल हो सकेगा। बाकी आज से आपका इंग्लिश जो वो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट में रहेगा। तो जैसे कि पता है आपको कि हर रोज़ वीडियो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जो वो दे रखा है, ठीक है। तो अब से आपका इंग्लिश का डेली सेशन होगा, और हिंदी और एचपीजी के ये भी आपके बीच में रहेंगे साथ में, ठीक है। और उसके साथ एडिशनल जो आपका मैथ हो या इंग्लिश है वो भी आपका साथ में ही चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश खेल कर सो गया वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है। तो जब भी एक काम खत्म हो, ठीक है, एक काम खत्म हो और दूसरा शुरू हो, एक काम खत्म हो और दूसरा जो वो शुरू हो, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है। वहाँ पर होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जहाँ पर भी एक काम खत्म हो और दूसरा शुरू हो, वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। और दूसरी ट्रिक है इसको पहचानने की, वो है कि जहाँ भी वाक्य के बीच में कर आ जाए, कर आ जाए, जैसे राजेश यहाँ पे बोला कि राजेश खेल कर सो गया, नेहा काम करके सो गई, ठीक है, अनिल खाना खा के खेलने चला गया, खाना खा कर खेलने चला गया। तो मतलब एक काम खत्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है। तो जहाँ पर भी एक काम खत्म हो और दूसरा शुरू हो, क्या ध्यान रखेंगे, एक खत्म हो दूसरा शुरू हो, वहाँ पर क्रिया कौन सी हो जाएगी आपकी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो राजेश खेल कर सो गया वाक्य में कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्रता और अपनत्व में कौन सी संज्ञा है। तो पूछा गया कि मित्रता और अपनत्व, मित्रता और अपनत्व में कौन सी संज्ञा है। तो मित्रता और अपनत्व में संज्ञा बतानी है, तो इन दोनों में जो हो जाएगा आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। तो इसमें बताना अपना कि उद्धरण के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त होता है वो कौन सा है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। तो ये जो फोर्थ है ये आपका होता है पूर्ण विराम। क्या होता है ये, पूर्ण विराम। तो ये तो हो गया आपका पूर्ण विराम, ठीक है। ये हो गया आपका संयोजक चिन्ह। कौन सा, संयोजक चिन्ह, जिसको आप योजक चिन्ह भी बोलते हो। और ये आपका समासिक चिन्ह भी होता है, समासिक चिन्ह भी हो सकता होता है, ठीक है। एक तो संयोजक चिन्ह बोलते हो, संयोजक चिन्ह, एक योजक और एक समासिक चिन्ह भी बोलते हो इसको। ये हो गया आपका विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ठीक है। और ये जो आपका फर्स्ट वाला इसको बोलते हो आप उद्धरण चिन्ह। ये है आपका उद्धरण चिन्ह, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। तो ए जो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर होता है, विशेषण के स्थान पर, क्रिया के, अव्यय या संज्ञा के। तो आपके पता है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कोयला, ईंधन, लकड़ी, धातु में कौन सी संज्ञा है। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो कोयला, ईंधन, लकड़ी, धातु, इनमें संज्ञा बतानी है आपने। तो कोयला, ईंधन, लकड़ी, धातु में कौन सी संज्ञा होती है। तो इसमें जो संज्ञा हो जाती है आपकी, जैसे ये कोयला हो गया, ठीक है, ईंधन हो गया, लकड़ी हो गई, धातु हो गया,
इसमें सारे में जितनी में इन सब में संज्ञा कौन सी हो जाती है, इनमें जो संज्ञा होती है आपकी वो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसमें होती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो फिफ्थ ऑप्शन जो आप लगा लीजिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है इनमें, कोयला, ईंधन, लकड़ी, धातु, इनमें सब जो संज्ञा हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मस्जिद और मंदिर में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो आपको पता है कि मस्जिदें जो वो दुनिया में बहुत सारी है, मस्जिदें दुनिया में बहुत सारी है, मंदिर बहुत सारे हैं, ठीक है। राम मंदिर हो गया, भगवान शिव का मंदिर हो गया, शनिदेव का मंदिर हो गया। तो ये शब्द में कौन सी संज्ञा, संज्ञा पूछा गया है, तो ये जो आपकी संज्ञा हो जाएगी इसमें जातिवाचक संज्ञा। कौन सी, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मंदिर तो दुनिया में बहुत सारे मंदिर, तो जाति आ गई, कोई स्पेशल तो मेंशन नहीं करा। ऐसे करा होता है कि शनिदेव मंदिर, ठीक है, ऐसे लिखा होता है कि शनिदेव जी का मंदिर, तो वो कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है आपका व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे सीधा पूछा गया कि मस्जिद और मंदिर में संज्ञा कौन सी है, तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। अच्छा, ये पूछा गया माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है, श्रृंगार रस में, रुद्र रस में, शांत रस में या भयानक रस में। तो श्रृंगार रस में माधुर्य का गुण है, ये इसका प्रयोग होता है आपका श्रृंगार रस में। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। रुद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय, ठीक है। तो माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है, तो ये होता है श्रृंगार रस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक, क्या, कौन, कुछ, यह। तो यह जो भी निश्चयवाचक सर्वनाम है, जैसे मैंने बोल दिया यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, तो ये डेफिनेट हो गया। कौन सी, ये कार डेफिनेट है, क्योंकि ये जो कार है ये मेरी है। तो यह जो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह और वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है आपके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ज्ञ वर्णमाला में क्या माना जाता है, ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है, संयुक्त व्यंजन, स्वर, ऊष्म वर्ण या फिर व्यंजन। तो ज्ञ जो आपको पता है कि संयुक्त व्यंजन है, एक कैसा व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। कैसे बनता है ये, ज हलंत जमा अण्य। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं आपके, चार। कौन कौन से हैं, एक क्ष भी है। ये कैसे बनता है, क हलंत जमा श। एक त्र, त हलंत जमा कैसे बनता है, र। और एक होता है आपका श्र, ये बनता है श हलंत जमा र, ठीक है। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है। इसको मिश्र वर्ण बोला जाता है, इसको मिश्र वर्ण भी बोला जाता है। तो ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है, इसको माना जाता है संयुक्त व्यंजन। अब चलते हैं आगे, आपका इंग्लिश का सेशन आगे आगे है कि द पुलिस डैश काउट द थीप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इज भरा जाएगा, हैज़ भरा जाएगा, वाज भरा जाएगा, हैव भरा जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि पुलिस हो गया, पीपल हो गया, फिर ट्राउज़र हो गई, पैंट्स हो गई, स्पेक्टेकल्स हो गए, बिनोकुलर्स हो गई, दूरबीन जो होती है वो हो गई, आर्म्स हो गई, आर्म्स होती है वीक्षा, ठीक है, आर्म्स हो गई। ये सारे जो आपके हमेशा प्लूरल में ही यूज़ होते हैं, प्लूरल में यूज़ होते हैं, और इनके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही यूज़ होती है। पुलिस, पीपल, बिनोकुलर्स, ट्राउज़र्स, पैंट्स, सीजर्स, ठीक है, जिसके दो पोर्शन होते हैं, दो पार्ट होते हैं, मतलब मेन कर तो वो ही हो गया आपके। बिनोकुलर्स जैसे दो होते हैं उसके, सीजर्स आपके दो पार्ट होते हैं, फिर आपके पैंट्स, पैंट्स जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। लेकिन आपको याद रखने की जरूरत है कि आप पुलिस, पीपल, आर्म्स, ठीक है, फिर ट्राउज़र उसके दो ही पार्ट होते हैं। तो ये सारे आपके जो प्लूरल में यूज़ होते हैं। तो प्लूरल यूज़ होते हैं तो इनकी वर्ब भी जो प्लूरल यूज़ होती है। द पुलिस हैव काउट द थीप, तो इसमें हैव आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ आई वर द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, आई वर द, अच्छा यहाँ पे इसको ध्यान से समझना आप, थोड़े से इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है एक। यहाँ पे बोला गया कि आई वर द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, आई डैश डू समथिंग न्यू फॉर दिस इंस्टीट्यूट। ये तो बात की बात है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन में बताना है, यहाँ पे जो मैं लिखा आई वर, ठीक है, आई वर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये कंडीशनल सेंटेंस का है।
लेकिन उससे पहले इसमें आपको बताना चाहता हूँ आर्टिकल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आई वर, ये मैंने द कैंसिल कर दिया, ठीक है, द जो वो मैंने कैंसिल कर दिया। आई वर हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो अब क्या इतने तक अगर इसमें आपने एरर फाइंड करनी हो तो क्या निकालेंगे आप? इफ़ आई वर हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। अच्छा ये भी छोड़ो, मुझे ये बताना आप कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे द क्यों लगा है। अगर आपके आर्टिकल के बेस क्लियर है तो मुझे बस आपने ये बताना कि यहाँ पे द का यूज़ क्यों हुआ है, ठीक है। आपके लिए ये कमेंट सेक्शन में आपका ये क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए और मैं आपको जो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि यहाँ पे द जो वो क्यों यूज़ हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने ये बताना, आपके लिए क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे आर्टिकल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतने तक ये जो पार्ट आपका ये आर्टिकल के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने इफ़ आई वर द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। मुझे ये बताना अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि ये द यूज़ क्यों हुआ है, इसका क्या रीज़न है यहाँ पे कि द यूज़ हुआ। यहाँ पे द ना भी कर सकते थे म्यूजिक, इफ़ आई वर हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मेरे को ये बताना अपना कि द का यूज़ क्यों हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। जिनको आता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और जिनको नहीं आता उनको मैं ब्रीफ कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मेरे को कमेंट में बताएंगे, मैं तब भी करूँगा ब्रीफ और पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि द यूज़ क्यों हुआ है। और अगर द यूज़ ना करते तो क्या होता है सेंटेंस में, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क है। चलो फिलहाल चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा ये कंडीशनल सेंटेंस का है कि इफ़ आई वर द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। मतलब क्या है, था नहीं, यहाँ पे वर जो वो यूज़ होता है आपका इमेजिनेशन के लिए, इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ आई वर द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, अगर मैं इस इंस्टीट्यूट का हेड होता है नहीं, ठीक है। इफ़ आई वर हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, अगर मैं इस इंस्टीट्यूट का हेड होता तो आई डू समथिंग न्यू फॉर दिस इंस्टीट्यूट, तो मैं इस इंस्टीट्यूट के लिए कुछ नया करता। होता तो है नहीं, ठीक है। ये होते हैं आपके इमेजिनरी सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि इफ़ आई वर द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, तो उसके बाद क्या भरेंगे, कैन भरेंगे, कुड, विल या वुड। तो इफ़ आई वर द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आई वुड डू समथिंग न्यू फॉर दिस इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर का जो आपको फार्मूला है वो भी आपको एक बार मैं मेंशन जो वो कर देता हूँ कि इसमें क्या आएगा, ठीक है, कैसे इसका जो स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे बोला कि इफ़ आई वर वुड, यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, इफ़ आई वर, जैसे एक और सेंटेंस बताता हूँ मैं, इफ़ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम, अगर मैं वहाँ आता तो मैं उसकी हेल्प करता, अगर वहाँ होता तो, ठीक है। इफ़ आई वर एन MLA ऑफ माई एरिया आई वुड डू समथिंग न्यू फॉर माई एरिया, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है एफ नहीं पर इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले यहाँ यूज़ होती है, ठीक है। सेकंड फॉर्म कौन सी, वर, इसको वर जो इसकी सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। वर जो वो सेकंड फॉर्म होती है, ये ध्यान रखेंगे। पहले आपको फॉर्म वर्ब का जो वो पता होना चाहिए कौन सी होती है, वाज कौन सी फॉर्म है, वर कौन सी है, हैज़ कौन सी फॉर्म है, हैव कौन सी है, हैड कौन सी फॉर्म है। ये आपकी बी की जो, जैसे बी की फॉर्म में कौन कौन सी होती है, डू की फॉर्म में कौन कौन सी होती है, हैज़ की फॉर्म में कौन कौन सी होती है, ये सारा पता होना चाहिए। आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा वीडियो में, आगे जितने आपके कंसेप्ट आएंगे आगे वीडियो में क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ पे कि इफ़, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ध्यान रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे इफ़ आ गया, आई आ गया, वर आ गया, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, इफ़ आई वर एन MLA, इफ़ आई वर एन MLA, अगर मैं MLA होता, इफ़ आई वर एन MLA ऑफ माई एरिया आई वुड डू समथिंग न्यू फॉर माई एरिया, आई वुड, ठीक है, डू फर्स्ट फॉर्म, डू समथिंग न्यू फॉर माई एरिया, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ यूज़ किया गया कि स्ट्रक्चर है, इसके साथ इमेजिनरी सेंटेंस है, जहाँ भी आपका इमेजिनरी सेंटेंस दिख जाए
उसके बाद आपका वुड का यूज़ होगा। और एरर में देख लेना कि इसके बाद जो वर्ब की फॉर्म है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आपकी आएगी। इफ़ आई वर द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आई वुड डू समथिंग न्यू फॉर दिस इंस्टीट्यूट। अगर मैं इस इंस्टीट्यूट का हेड होता तो मैं इस इंस्टीट्यूट के लिए कुछ नया करता, तो यहाँ पे वुड आ जाएगा। लेकिन इसका लिए मेरे को ये आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपने, ठीक है। और नहीं आपको आता है तो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा और आगे वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी हैज़ टोल्ड अ लाई चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस ये एक्टिव वॉइस है, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा। ये है कौन सा सेंटेंस, पहले ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, और इसको जब चेंज करेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, तो ऑब्जेक्ट आ गया आपका आ लाई। तो जैसे कि आपको बोला था ये कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट में, इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ऑब्जेक्ट आ गया, आ लाई आ गया, हैज़ आ गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, बीन आता है, ठीक है। a lie has been told by her। बाय तो आता ही आता है, इसका जो स्ट्रक्चर वो कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव, इसके साथ क्या आता है बीन, हैज़ हैव के साथ क्या आएगा बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया आ लाई, हैज़ या हैव एक आता है सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, बीन कंपलसरी है, बीन आना ही आना है। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, बाय तो आपको पता है कि पैसिव बनाने के स्ट्रेस डालने के लिए बाय का यूज़ कर देता है बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट जो है शी, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर, ठीक है। अ लाई हैज़ बीन टोल्ड बाय हर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ही वाज रीडिंग अ बुक। तो अब इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसको पहले में चेंज कर देते हैं हम, अ बुक वाज बीइंग रेड बाय हर, ठीक है। अ बुक वाज बीइंग रेड बाय हर, तो इसमें भी क्या पहले ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट के बाद अगर बाज बर है तो बाज बर को बार वज के जो बाज बर है मतलब पास्ट कंटिन्यूस है उसको किस में चेंज करते हैं, बाज या बर प्लस बीइंग लगाते हैं इसमें, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर क्या आपका, फिर आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। तो आ गया अब बुक आ गया आपका ऑब्जेक्ट, बाज अब बुक सिंगुलर है तो बाज आ गया, उसके बाद बीइंग कंपल्सरी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रीड रेड, मतलब इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है रीड की, ये रीड ही होती है, ऐसे ही रहता है, लेकिन पढ़ते क्या है रीड रेड रेड, ठीक है। तो यहाँ पर रेड आ गया, बाय स्ट्रेस डालने के लिए आपको पता है कंपल्सरी है, और हर जो है वो ही का नहीं, सॉरी हार नहीं आएगा, यहाँ पे हिम आ जाएगा, ठीक है हिम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम होता है, शी होता हर होता, ठीक है। अब बुक बाज बीइंग रेड बाय हिम हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बुक बाज बीइंग रेड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अनिल डील्स एवरीवन इन अ वेरी पोलाइट वे। तो अनिल डील आउट हो जाएगा या इन हो जाएगा या विद हो जाएगा या आपका टू हो जाएगा। तो अनिल डील्स, तो डील, तो जब डील आप किसी बिजनेस के लिए करते हो तो इन, और डील जब आप किसी बिहेव के लिए करते हो, किसी बिहेव में होता है यूज़ तो विद का यूज़। अगर किसी में बिज़नेस करते हो, गारमेंट में बिज़नेस करते हो, किसी भी चीज़ में बिज़नेस करते हो तो डील इनका यूज़ होगा, और किसी बिहेव के लिए है, बिहेव के लिए तो आप यूज़ करेंगे डील विद का। तो अनिल डील्स विद एवरीवन, डील्स विद एवरीवन इन अ वेरी पोलाइट वे, ठीक है। तो यहाँ पे विद आ जाएगा, और डील आउट, डील आउट होता है स्प्रेड करना, बांटना कोई चीज़ है, ठीक है, बांटना, डील आउट होता है बांटना। तो ये था आपका आज का सेशन, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह के सेशन आपके लिए डेली पूरे एक्सपीरियंस के साथ जो है वो अपलोड होते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।